BLF चीफ डॉक्टर अल्लाह नज़र बलोच ने कहा है कि रियासत की तरफ से सालाना अरबों रुपए झूठा बयानिया घड़ने पर खर्च किए जा रहे हैं ताकि बलोच आज़ादी की तहरीक को बदनाम किया जा सके। यकीन जाने फतह हमारी होगी, चाहे वो मैदान जंग का हो या वो मैदान इल्मी हो। इसके अलावा आज के व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे कि पिछले 90 रोज़ से रियासत ने बलूचिस्तान को मक्तल गाह में तब्दील कर रखा है। चुन चुन कर बलोच नौजवानों का मावराए अदालत कत्ल किया जा रहा है। पंजगूर और सुराब में भी मातम आदाद शुमार होश रुबा, लेकिन दुनिया खामोश है और ये खामोशी बलूचिस्तान में बड़े सानहे को जन्म देने जा रही है। इसके अलावा आज के व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे कि बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से 38 जंगजुओं को मारने का दावा तो किया गया, लेकिन इसके पीछे की कहानी क्या है, जबकि इंजीरा हमले में दर्जन से ज़ायद एहलकारों की हलाकत के दावे भी सामने आए। और फिर हम बात करेंगे कि बलूचिस्तान में ईद के रोज़ बलोच शर्मचारों का राज हर तरफ रहा। कई शहरों में ईद नमाज के दौरान ईदगाहों में बलोच शर्मचारों ने पहुंचकर वहां पर तकारीर की, आवाम से घुल मिल गए और कई मुकामात पर नाकाबंदियां भी की, लेकिन GHQ प्रॉक्सी बलूचिस्तान हुकूमत और रियासत बलूचिस्तान से ईद के रोज़ लापता थी। खुजदार झलावान में अवामी पैनल डेथ स्क्वाड को लगा है एक बहुत बड़ा झटका। और फिर हम बात करेंगे कराची में जबरी गुमशुदगियों के खिलाफ एहतजाज करने वाली खवातीन पर पुलिस वहशी और भूखे भेड़ियों की तरह टूट पड़ी और जमहूरियत का जनाजा निकाल दिया। खातून मासूम बेटी समेत गिरफ्तार कर ली गई। दहशतगर्दों को छोड़ता है, तुम हम गरीब लोगों का बच्चों को पकड़ के मारता है। जाओ, तुमको दहशतगर्द दिखाई देते, जाके पकड़ो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये फरवाज़ NB न्यूज़, मैं हूं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो एक नए व्लॉग के साथ। आपसे वही गुजारिश है कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। आप भी सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों से कहें कि वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे रीच में इजाफा हो सके। आज का अहम तरीन जो हमारा मौजू है वो ये है कि पाकिस्तानी फोर्सेस के हाथों अगवा और जबरी गुमशुदगी का शिकार नवीद अहमद मूसियानी और यासिर अहमद मूसियानी साकनान बुलबुल जहरी 4 साल बाद गैर कानूनी अकूबत खानों से बाहिफाजत बाजियाब होकर घर पहुंच गए हैं। इनकी बाजियाबी हमारे लिए खुशी और मुसरत का बाइस है, लेकिन यहाँ पर मेरे कुछ सवाल तो बनते हैं। 4 साल के जबरी गुमशुदगी के बाद जो लोग बाजियाब होकर अपने घरों को पहुँचे हैं, या ऐसे कई लोग जो जबरी गुमशुदगी का शिकार होकर अपने घरों को पहुँचते हैं, क्या उनके हवाले से जबरी गुमशुदगियों से मुतल्लिक एक नाम नेहाद किस्म का कमीशन वजूद रखता है? क्या उनकी ये इखलाकी ज़िम्मेदारी नहीं है कि वो उनके पास आएँ या उनको अपने पास बुलाएं और उनको इंटरव्यू करें, उनसे इंट्रोगेट करें कि भाई आप लोग इतने अरसे तक कहाँ थे, किसके पास थे, क्या होता रहा, आपके शब रोज़ कैसे गुजरे और फिर रिहाई किस तरह अमल में आई और किसकी कस्टडी से आपको रिहा किया गया। अगर ये चंद सवाल इन जबरी गुमशुदगियों से मुतालिक एक नाम नेहाद किस्म का कमीशन पूछ ले उन लोगों से जो जबरी तौर पर लापता होने के बाद बाजियाब होते हैं, तो मैं समझता हूं कि बलूचिस्तान में जबरी गुमशुदगियों का मसला काफ़ी हद तक हल हो सकता है। लेकिन चूंकि ये जो जबरी गुमशुदगियों का कमीशन है ये है ही कमीशन के लिए, तो फिर इसके आगे उससे आप कौन सी तवक्को रख सकते हैं। तो नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ ईद का दिन था और डॉक्टर मारंग बलोच BYC के दीगर रहनुमाओं की रिहाई के लिए बलोच यकजहती कमेटी की एहतजाजी रैली निकाली गई कोयटा में, और जिसमें लापता अफराद के कई ख़ानदान शरीक हुए। हर आंख अश्कबार थी, हर हाथ में तस्वीर थी और तस्वीर जो उनके लिए एक उम्मीद थी। ईद के रोज़ बलूचिस्तान आंसुओं, आहों और सिसकियों में डूबा रहा। लापता अफराद के वर्सा इंतज़ार में निढाल हैं। हज़ारों बलोच माएँ इस इंतज़ार में हैं कि उनके बेटे और बेटियां रियासती जिंदानों से बाजियाब होंगे और वो भी ईद की खुशी मना सकेंगे, जबकि वो बलोच के जिनको बलोच होने के
गुनाह में रियासत ने मौत के घाट उतार दिया है, वो माएँ सदमे और सकते में हैं। कहीं एहतिजाज है तो कहीं आहो बका। क्या ईद ऐसी होती है? लापता बलोचों की आधी बेवा औरतें दुहाइयाँ दे रही थीं, क्या ईद ऐसी होती है? जिस माँ का लख्त जिगर उठाकर टार्चर सेलों में डाल दिया गया, उसकी माँ के आंखों में आंसुओं का एक सैलाब था, क्या ईद ऐसी होती है? आधे यतीम बच्चे जिन्होंने बाप को सिर्फ तस्वीर में देखा है, वो दूसरे बच्चों को ईदियाँ लेते देखकर अंदर में सिसक रहे थे कि क्या ईद ऐसी होती है? लापता और मावराए अदालत कत्ल के शिकार नौजवानों के उनके बाप जिनकी कमर टूटी हुई है और पगड़ी बगल में है, और वो सवाल कर रहे हैं कि क्या ईद ऐसी होती है? हर जबरी लापता शख्स के पीछे एक ख़ानदान है जो मुसलसल ज़हनी अजियत, गैर यकीनी और उम्मीद के दरमियान ज़िंदगी गुजार रहा है। ये खामोश तकलीफ़ किसी भी महज़ब माशरे के लिए काबिल कबूल नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी सवाल अपनी जगह पर मौजूद है कि क्या ईद ऐसी होती है? तो बलूचिस्तान में जो कुछ इस वक्त चल रहा है बहुत ही तशवीशनाक है। गुज़िश्ता रोज़ कोयटा प्रेस क्लब के सामने जिस तरह एहतजाज किया गया और सैकड़ों ख़ानदान वहाँ पर आए और उन्होंने अपने तकलीफ़ का इजहार किया, लेकिन रोया उनके सामने जाता है जहाँ मनाने वाला कोई हो, और वो रियासत जो हकीकी मानों में माँ जैसी हो, उसके सामने बच्चा जब रोता है तो माँ को तकलीफ़ होती है, लेकिन अगर रियासत चुड़ैल और डायन जैसी हो तो फिर वहाँ पर रोना, चीखना, सिसकना, ये आहो बका कोई अहमियत नहीं रखता। तो जिस तरह इब्तदा में मैंने आपसे कहा था कि बलूचिस्तान को मक्तलगाह बना दिया गया है, पिछले 90 रोज़ में मक्तलगाह बना रहा बलूचिस्तान, और रोज़ बलोच नौजवानों का मावराए अदालत कत्ल होता रहा। आदाद शुमार जब मैं आपके सामने रखूंगा तो आपके खुद रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हार्ड स्टेट बनने, इलेक्शन चोरी करने, सूबों पर प्रॉक्सी हुकूमतें मुसल्लत करने, झूठा बयानिया घड़ने और पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात कशीदा रखने का नतीजा ये है कि आज पाकिस्तान दुनिया में सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी से मुतासिर मुल्क बन चुका है। हत्ता कि सोमालिया और नाइजीरिया से भी ज़्यादा अवाम में जो है वो दहशतगर्दी से मुतासिर है। अवाम में नफ़रत बढ़ रही है। रियासत की तरजीहात में सिर्फ इलेक्टेबल सियासतदान ही बेहतर हैं, जिसकी वजह से पॉलिटिकल कल्चर तबाह हो चुका है, नज़रियात को मौत हो चुकी है, असूल मसलूब हो चुके हैं, इंसाफ कदे तवाइफों के कोठे बन चुके हैं और अहले कलम बिकाऊ माल बने हुए हैं, और मौलवियों ने दीन के नाम पर सियासत का धंधा शुरू कर रखा है। इसलिए हकूक़ का मुतालबा करने वालों को हार्ड स्टेट के नाम पर या तो मावराए अदालत कत्ल का शिकार बनाया जाता है या फिर जबरी गुमशुदगी का निशाना बनाया जाता है। साल 2026 जी नाज़रीन अभी चल रहा है, अभी 90 दिन पूरे नहीं हुए हैं। तो इस वक्त तक के जो आदाद शुमार हैं जो मेरे सामने आए हैं, जिस तरह पिछले दिनों आपने सुना था कि पंजगूर में सिर्फ एक महीने के अंदर कितने 22 बलोचों को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था, और फिर जो फिगर आया वो 22 का नहीं था बल्कि वो कुछ इलाकों का मिला के 55 अफराद का कत्ल यानी मावराए अदालत कत्ल किया गया। लेकिन अब जो ओवरऑल जो ये भी वो आदाद शुमार है कि जो मुकम्मल नहीं है, क्योंकि कई जगहों पर वाक़यात होते हैं लेकिन वो रिपोर्ट नहीं होते। तो अब तक 172 बलोच, जी नाज़रीन 172 बलोच मौत के घाट उतारे जा चुके हैं। 172 बलोचों को मार दिया गया है, मावराए अदालत उनका कत्ल कर दिया गया है। तो ये जो सब कुछ हो रहा है इसके हवाले से आपको बताता हूँ, लेकिन पहले मैं बता दूँ कि ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स GTI
2026 की रिपोर्ट, जिसमें 2025 के आदाद शुमार का भी अहाता किया गया है, उसके मुताबिक पाकिस्तान आलमी सतह पर दहशतगर्दी से सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाले मुल्क के तौर पर नंबर 1 पे आ चुका है। मुल्क में दहशतगर्दी से मुतालिक अमवात में 6% इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जो कि 1139 अमवात और 1045 वाक़यात तक पहुंच चुका है, जो कि 2013 के बाद तशद्दुद की बुलंद तरीन सतह है। लेकिन इसके पीछे क्या है? इसके पीछे गलत रियासती पॉलिसीज हैं, जाबराना और जाहिलाना रियासती पॉलिसीज हैं। जनरल जिया कहता था तालिबान हमारे बच्चे हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा और फिर जनरल फैज़ हमीद काबुल में जो से ताल्लुकात के लिए कहते थे कि वह हमारे बच्चों की हुकूमत है। और इस वक्त जो मिलिट्री रिजीम है वो अफगानियों के लिए कहती है कि उनका इस्लाम से ही कोई ताल्लुक नहीं है। अब चूंकि फील्ड मार्शल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर सैयद हैं, तो उनको ये फतवे का हक हासिल है और उसने एक मुहर बना के DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी को भी दे रखी है, जो ये तय करते हैं कि कौन इस्लाम के दायरे के अंदर है और कौन दायरा इस्लाम से खारिज है। आप अंदाज़ा कर लें कि ज़र्ब अज़्ब से लेकर गज़ब लिल हक, जी नाज़रीन, ये वो ऑपरेशंस मुसलमान ऑपरेशंस हैं इस्लामी नामों से, जिसके दौरान अगर आप देखेंगे तो कमोबेश 1.5 लाख के करीब पाकिस्तानियों को मौत के घाट उतारा जा चुका, पाकिस्तानी मारे जा चुके जो है वो डॉलर्स की जंग में। उसके बाद क्या हुआ? खरबों डॉलर का मुआशी नुकसान अलग हुआ, लेकिन नताइज क्या निकले कि ये हैं कि इस वक्त रियासत बलूचिस्तान में कत्ले आम करती फिर रही है। मैसेकर्स पे मैसेकर्स हो रहे हैं और दुनिया खामोश है। और जिस तरह दुनिया ने खामोशी अख्तियार कर रखी है, या जिस तरह वो इदारे जो इंसानी हकूक़ से जुड़े हुए हैं, अगर वो इसी तरह चुप रहे तो बलूचिस्तान जो इस वक्त उसमें एक आतिश फिशा उबल रहा है, किसी भी लम्हे ये जब आतिश फिशा फटेगा तो फिर हर तरफ तबाही मचेगी। बलोच आज़ादी पसंदों के ये मैं आपको बताता हूँ, लेकिन जो है वो अफसोसनाक सूरत हाल सुराब में पैदा हुई, जहाँ 3 नौजवानों को कत्ल कर दिया गया। जी नाज़रीन, 3 नौजवान मारे गए सुराब में और उनके सीनों में गोलियां उतारी गईं और फिर उनको बलोच आज़ादी पसंद और बलोच जंगजू करके जाहिर किया गया। और इसी तरह अगर आप देखें तो फिर बलूचिस्तान में क्या होता रहा? रियासत कहाँ थी? हुकूमत कहाँ थी? ये जो रिट ऑफ स्टेट का दावा करते हैं वो कहाँ थे? हुआ ये कि बलोच आज़ादी पसंदों के सोराब व अंजीरा में जो कुछ हुआ वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन बलूचिस्तान में मैं आपको बता दूँ कि ईद के रोज़ जंगजुओं का राज रहा। लेकिन इस दौरान एक जो है वो अपना चीज़ सामने आई कि इंजीरा में एक सानहा हुआ, एक वाक़या हुआ। उस वाक़े में जो बलोच जंगजू थे उन्होंने 13 एहलकारों की हलाकत का दावा किया है और उसमें एक हेलीकॉप्टर को भी निशाना बनाने का मामला सामने आया। और फिर पंजगूर में 2 अलग वाक़यात हुए हैं जिसमें 2 अफराद को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया है। और फिर एक और झटका लगा है जो है वो डेथ स्क्वाड के बलूचिस्तान के चीफ शफीक मेंगल को कि खुजदार में झलावान अवामी पैनल यानी डेथ स्क्वाड के साबिक डिप्टी ऑर्गेनाइज़र रईस सादिक गजगजी कब्रिस्तान में गुज़िश्ता रोज़ एक हमले में मार दिया गया। झलावान अवामी पैनल डेथ स्क्वाड के सरबरा शफीक मेंगल के जो है वो ये उसके नाम की सियासी पार्टी है, डेथ स्क्वाड की पार्टी है। अंदाज़ा करें, आपके डेथ स्क्वाड ने बलूचिस्तान में पार्टियां बना रखी हैं। तो बहरहाल रियासत लापता थी। सरफराज भुट्टी खुद ईद मनाता फिर रहा था और पूरे बलूचिस्तान पर यह साबित कर दिया सरमचारों ने कि उनका राज है। और क्या हुआ कि रियासती सोशल मीडिया अकाउंट्स के ज़रिए सबसे पहले तो ये दावा सामने आया कि ईद के मौके पर दिनों में जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उन्होंने BLF और TTP के मजमूई तौर पर 38 जंगजुओं को जो है वो मार दिया है। लेकिन उसके साथ जो कुछ और हुआ वो ये हुआ कि बलोच जंगजू ईद के दिन निकले
اور نکلے تو ایسے نکلے کہ انہوں نے ہر طرف انہی کی آواز سنائی دی رہی تھی۔ مسئلہ یہ تھا کہ ضلع بارکھان کے علاقوں بگاؤ، رڑکن، دوسڑکا، ایشانی، جوڑ کوٹ، تغاؤ، کندھڑ اور راڑاشم سمیت مختلف مقامات پر بلوچ سرمچاروں نے گشت کیا، اور گشت کرنے کے علاوہ انہوں نے وہاں پر جو عیدگاہوں میں جو منعقد ہو رہے تھے عید نماز کے اجتماعات، ان سے بھی انہوں نے خطاب کیا، جس میں لجے، سبی، کچھی کا شہر سنی، وہاں پر بھی بلوچ سرمچاروں نے بڑے پیمانے پر خطاب کیا۔ وہ کرکٹ گراؤنڈز میں بھی گئے، بچوں کے ساتھ بھی ملے، نوجوانوں کے ساتھ بھی ملے، اور عوام میں گھل مل گئے۔ کہیں پر بھی ان کو کسی بھی مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ تو اس وقت جس طرح میں کہہ رہا ہوں کہ جو ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ کے حوالے سے جب بات کریں گے تو پھر بتاتا ہوں آپ کو، لیکن کراچی میں ایک جو جی ایچ کیو پراکسی سندھ گورنمنٹ ہے، جو پیپلز پارٹی ایک نام نہاد اس وقت جو ایک خود کو ڈیموکریسی کی چیمپئن حکومت کہلاتی ہے، بلاول زرداری اور آصفہ زرداری اور بختاور زرداری، اور پھر زرداری جو کہتا ہے کہ میرے کام تو سندھیوں والے ہیں، میں ہوں بلوچ، لیکن اس کو پتہ نہیں ہے کہ بنیادی طور پر وہ پنجابی نسل کا انسان ہے۔ تو اس کے صوبے میں بلوچ جو مسنگ پرسنز، سندھی جو مسنگ پرسنز ہیں، جن کی تعداد 30 سے تجاوز کر چکی ہے۔ تو ایسے مرحلے پر جب عید کے روز لاپتہ افراد کی بازیابی کے حوالے سے کراچی پریس کلب کے سامنے احتجاج کیا جا رہا تھا، تو پولیس ان خواتین پر بھوکے بھیڑیوں کی طرح، درندوں کی طرح، اس انداز میں کہ جس انداز میں آمریتی دور میں یا بدترین مارشل لاء کے دور میں جس طرح پولیس اور سیکیورٹی فورسز مظاہرین پر ٹوٹ پڑتے تھے، اسی طرح ٹوٹ پڑے اور ان کو گھسیٹا، یہاں تک کہ معصوم بچوں سمیت ماؤں کو پکڑ کر موبائلوں میں ڈالا اور ان کو لے کر چلے گئے۔ اس میں سورٹ لوہار ایک خاتون ہے، ان کو بچی سمیت ان کو حراست میں پکڑ کر گھسیٹ کر لے جایا گیا۔ یہ جو سندھ میں جس انداز میں ہو رہا ہے، اس سے صاف ظاہر ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی بکاؤ مال ہے، جی ایچ کیو کی پراکسی ہے، اور اس کا جمہوریت سے نہ تو کوئی تعلق تھا کسی زمانے میں، نہیں ہے اب۔ ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں بلوچوں کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ایک لمبی تفصیلات ہیں، وہ میں آپ کو کل کے ویلاگ میں شاید بتا دوں، لیکن اس وقت جو صورتحال سندھ کی ہے اس میں جو لاپتہ افراد ہیں ان کی تعداد میں متواتر اضافہ ریکارڈ ہو رہا ہے۔ تو اس حوالے سے ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ جو چیف ہیں بی ایل ایف کے، انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ جاری کیا ہے، اور وہ اسٹیٹمنٹ ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے۔ بی ایل ایف چیف ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ نے کہا ہے کہ بلوچ اپنے بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں، جبکہ قابض قوت دانشوروں کو دبانے کی کوشش میں ہے تاکہ بلوچ قوم کے فکری بنیاد کو کمزور کیا جا سکے۔ اس دوران اربوں روپے جھوٹا بیانیہ گھڑنے پر خرچ کیے جا رہے ہیں تاکہ بلوچ آزادی کی تحریک کو بدنام کیا جا سکے۔ سچ ہمیشہ سچ ہی رہتا ہے۔ میں اپنے نوجوان اور اہل علم سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ جدوجہد جاری رکھیں، چاہے مخالف قوتیں دولت اور جبر کے اعتبار سے کتنی ہی طاقتور کیوں نہ ہوں، ان کا بیانیہ جھوٹ پر مبنی ہے، اور اس لیے فتح ہماری ہوگی، چاہے وہ میدان جنگ ہو یا علمی محاذ ہو۔ تاہم مجھے اس بات پر حیرت ہے کہ ڈاکٹر مالک کہ جنہوں نے مختلف مواقع پر قومی حقوق اور حقوق خود ارادیت کے لیے عہد کیا، اب وہ خدمت یعنی نوکری کی حمایت کر رہے ہیں۔ یہ میرے لیے نہایت باعث تعجب ہے۔ تو ڈاکٹر عبد المالک بلوچ کے حوالے سے جو چیزیں کہی جا رہی ہیں یہ آج کی بات نہیں ہے۔ جب وہ نواز شریف کے ساتھ بیٹھ سکتا ہے، جب وہ پی ایم ایل این کے ساتھ بیٹھ سکتا ہے، شہباز شریف کے ساتھ جا کر بیٹھ سکتا ہے، اور اس کے بعد جب وہ جو سرکاری تقریبات ہوں اس میں جا کے بیٹھ سکتا ہے، جب وہ جی ایچ کیو پراکسی سرفراز کو جا کے اپنی کتاب جھک کر تعظیماً پیش کر سکتا ہے، تو بھائی وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو اس وقت جس طرح میں نے اس وقت بات کی تھی کہ یہ جو دنیا میں خاموشی چھائی ہوئی ہے،
یہ جو پاکستان کے جو انسانی حقوق کے ادارے ہیں انہوں نے جو چپ سادھ رکھی ہے، یہ خاموشی، یہ چپ بلوچستان کے زخموں پر صرف نمک پاشی نہیں کر رہی بلکہ بلوچوں کے زخموں پر تیزاب ڈالا جا رہا ہے۔ جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ اس وقت بلوچستان ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے آتش فشاں ابل رہا ہے، اور اگر یہ آتش فشاں پھٹا تو پھر سب کچھ جل کے راکھ ہو جائے گا۔ اس وقت جو صورتحال پاکستان کے چاروں طرف بنی ہوئی ہے، جغرافیکلی خطے کی جو صورتحال ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان کو جہاں دانش مندانہ انداز میں چلنا چاہیے، وہاں جابرانہ رویے پاکستان کی بقا اور سلامتی کو وہیں لے کر جانا چاہ رہے ہیں جہاں پر بلوچ آزادی پسند چاہتے ہیں، یا پھر جس طرح خیبر پختونخوا کے لوگ چاہتے ہیں، ان کی خواہشات کے عین مطابق سب کچھ ہونے جا رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آگے چل کے کوئی شاید لمبی جنگ نہ لڑنی پڑے۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔